हेलो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। और मैं विक्की सिंह एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और ये कमेंट क्वेश्चन मैं बहुत जगह बार बार लगातार देख रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार इस टॉपिक को लेके आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। टॉपिक ये है, एक बार मैं रिमाइंड करा दूँ। वैसे तो आप इस वजह से ही वीडियो पर आए होंगे, जिस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की डिसेबिलिटी 40% से कम है, 10%, 20%, 30%, 35% या कुछ भी 40 से नीचे, उसे क्या स्टेप लेना चाहिए नीट यूजी 2025 में। क्या उसे एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहिए फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, या उसे मतलब यही एक कन्फ्यूज़न है कि वो पीडब्ल्यूडी कोटा से जाए या जनरल कोटा से जाए, या जो भी उसकी कैटेगरी है, अगर वो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, एसटी है या एससी है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी डिसेबिलिटी जो भी है, मेंटल इलनेस मान लीजिए, लो विज़न मान लीजिए, या अपर लिम्ब लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मतलब हाथों में कोई समस्या है या कानों में कोई समस्या है, कुछ भी समस्या आपको है, अगर वो समस्या आपको मेडिकल की पढ़ाई करने से रोकेगी, तो चाहे आप जनरल कैटेगरी से चले जाना, मतलब नॉर्मल कैटेगरी से चले जाना, चाहे आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से चले जाना, आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी नीट के थ्रू नहीं कर पाएंगे अगर आपकी डिसेबिलिटी इतनी है कि वो आपको मेडिकल की पढ़ाई करने से रोकती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका राइट हैंड नहीं है या लेफ्ट हैंड नहीं है, एक हैंड है ही नहीं, और आपने एक नॉर्मल कैटेगरी से फॉर्म को भर दिया, आपने पीडब्ल्यूडी से नहीं भरा। ठीक, तो क्या आप एमबीबीएस कर पाएंगे फिर? नहीं, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो उससे पहले एक मेडिकल होता है। मेडिकल में जब वो आपकी कंडीशन को देखेंगे तो आपको इनएलिजिबल घोषित करके वापस कर देंगे, क्योंकि एमसीसी की नोटिफिकेशन है कि दोनों हाथ होने ज़रूरी है। इस तरह का नोटिफिकेशन पिछले साल था, उससे पिछले साल था, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ें रहने वाली हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप इस वीडियो के मेन टॉपिक की बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। क्यों? क्योंकि बच्चों, जो एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि कोई ला रहा है। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, सो फिर कौन करेगा? और मुझे ही क्यों मोटिवेशन मिलेगा कि मैं पर्टिकुलरली पीडब्ल्यूडी के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, जिसका रीच वैसे भी काफ़ी कम है। सो चांस ऑफ ग्रोथ बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। और अगर मैं ये चीज़ें रिस्क कर रहा हूँ तो आप कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात कि पीडब्ल्यूडी का फ़ायदा क्या है। पीडब्ल्यूडी कोटे का फ़ायदा आप ज़रूर जानते होंगे, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। पहली चीज़ कि एक जनरल बच्चे का एडमिशन जो नीट 2024 में हुआ है, वो कितने मार्क्स पर हुआ है? वो हुआ है 652 मार्क्स पर। ठीक है, 652 मार्क्स पर एक गवर्नमेंट सीट मिली है बच्चे को, वो भी इन दी एंड, लास्ट टू लास्ट एमबीबीएस सीट। पीडब्ल्यूडी बच्चे को कितने पर मिली है? तो वो मिली है 148 मार्क्स पर। ठीक है, कितने पर? 148 मार्क्स पर। तो आप डिफरेंस देखिए। तो जो डिफरेंस आपने देखा वो 500 मार्क्स का डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। 500 मार्क्स तो कई बच्चे टोटल स्कोर नहीं कर पाते। और नीट 2025 की बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो सिनेरियो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नॉर्मल कैंडिडेट को 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन वहीं एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 45%। 5% का कंसेशन यहाँ पे भी है। फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होती है वो भी लगभग हाफ ही होती है। अगर 1700-1800 का फॉर्म है तो पीडब्ल्यूडी को 1000 रुपीज़ का ही पड़ेगा। तो उसके बाद और देखिए कि क्वालिफाइंग कट ऑफ भी डाउन होती है। जस्ट पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो भी पीडब्ल्यूडी बच्चे के और नॉर्मल बच्चे का डिफरेंस होता है बीच में। ठीक है, तो उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो काउंसलिंग की एक फ़ीस लगती है और एक सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट होता है।
तो काउंसलिंग जो फीस होती है वो भी हाफ होती है। अगर नॉर्मल कैंडिडेट की 1000 है तो पीडब्ल्यूडी की 500 होगी। सिक्योरिटी अमाउंट नॉर्मल बच्चा 10,000 रुपये भरता है तो पीडब्ल्यूडी 5000 ही भरता है। तो सीधा सीधा 5500 रुपये का 5500 रुपीज़ का ये फ़ायदा है। तो पीडब्ल्यूडी होने का फ़ायदा तो है। अब बात करते हैं कि आपकी परसेंटेज जो 40 से कम है। देखो एटलीस्ट जो पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए जो एलिजिबिलिटी है 40% की है, लेकिन नीट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी 40% है, ये तो कहीं पर नहीं लिखा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये तो कहीं पर नहीं लिखा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ज़रूर अगर आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, चाहे उस पर डिसेबिलिटी आपकी 40% से डाउन ही हो। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, टेम्परेरी है चाहे परमानेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेरी परमानेंट दोनों को बराबर रिजर्वेशन मिलता है। अब मैं एक और बात बता देता हूँ, कोई भी परसेंटेज है आपकी, अगर 40 से नीचे कोई भी परसेंटेज है आपकी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़रूर फॉर्म को एज ए डिसेबिलिटी स्टूडेंट ही भरना, एज ए पीडब्ल्यूडी ही भरना। इसका फ़ायदा तो मैंने आपको ऊपर से नीचे तक गिनवाई दिया है, और फ़ायदे गिनवाता हूँ कि जब आप एज ए पीडब्ल्यूडी फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म की फ़ीस आपकी हाफ हो गई। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस तो आपने कम से कम एटलीस्ट बचा ली। इवन क्वालिफाइंग कट ऑफ के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन मार्क्स भी कम ही रहेंगे, तो आप कम नंबर पर ही क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फेल होने के चांसेस वहाँ डाउन हो गए। काउंसलिंग से पहले आपकी डिसेबिलिटी को एक बार चेक किया जाता है। मतलब वो इसलिए किया जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो अलग तरीक़ों से बैक साइड से, आपको पता है भाई हर तरह से काम चलता है, किसी भी तरीके से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं अगर उनकी डिसेबिलिटी एक्चुअली इतनी होती नहीं है। तो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है हॉस्पिटल्स में। 16 हॉस्पिटल चुनिंदा हॉस्पिटल है, उनकी लिस्ट आती है। जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म में लिस्ट आएगी। एक्चुअली आई थिंक वो लास्ट ईयर वाली लिस्ट ही होगी, तो अभी से उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिस्ट आती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उनमें से किसी भी एक हॉस्पिटल में जाके आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं और वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि यस ये बच्चे का जो डिसेबिलिटी है वो इतना है और ये पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए एलिजिबल है। तो फिर आप काउंसलिंग में एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जाते हैं और अपना फ़ायदा लेते हैं 5% रिजर्वेशन का, जो कि मैंने आपको बताया कि 148 मार्क्स पर इस बार लास्ट सीट मिली है बच्चे को जनरल कोटा में। क्या होगा आपके साथ अगर आपकी डिसेबिलिटी कम है? तो देखो फॉर्म के अंदर आपने डिसेबिलिटी कितनी भरी है उसे कोई क्रॉस चेक नहीं करता। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कम है और फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है, अगर जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, क्योंकि वो कैसा आएगा मैं नहीं जानता अभी, लेकिन क्या होने वाला है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म में मान लीजिए अगर 40% से कम वाले बच्चे को पीडब्ल्यूडी कोटा में एलिजिबल कर ही नहीं रहे, मतलब आपको वो देंगे ही नहीं दे रहे। वैसे होता नहीं है, ऐसे हो जाता है कि बिलो 40% का ऑप्शन होता है, अबव 40% का ऑप्शन होता है, तो बिलो वाला चुनने के बाद भी आप पीडब्ल्यूडी ही रहते हैं। मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो ले लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि 40% से नीचे वाले को पीडब्ल्यूडी की कोटे से फॉर्म ही नहीं भरने दे रहे, तो आप चुपचाप अपनी परसेंटेज को 40% डाल देना। तो आप ये पूछोगे भैया ये तो सच नहीं है, पर अगर ऐसे डाल देंगे तो ठीक नहीं होगा। देखो कितनी परसेंटेज आप वहाँ डालते हो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली जहाँ पर वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो आपको खाली आपका सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं, अच्छा ये सर्टिफिकेट ठीक है हम ओरिजिनल है, ओके ठीक है भाई बच्चे को ओके कर दो, नहीं, वहाँ कंप्लीट डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स का पैनल होगा। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेक किया था वैसे ही वहाँ चेक किया जाएगा, वही टेस्ट होंगे आपके, पूरा वही प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा, और उसके बाद आपको एक डिसेबिलिटी परसेंटेज दी जाएगी, जो हो सकता है कि तुम्हारी डिसेबिलिटी परसेंटेज जो एक्चुअली सर्टिफिकेट में उससे कम हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो खाली ये मत सोचना कि फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर जाकर वही बच्चा बाहर होगा जो फेक तरीके से गया है, नहीं। कई बार बच्चे नॉर्मल कैंडिडेट भी जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी जब कब थी लेकिन अब हो सकता है कुछ इंप्रूव हो गई हो, तो वो भी बाहर हो जाते हैं। तो बेटा अगर 10 बच्चे वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो मुश्किल से 3 या 4 लोग ही बचकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये एक एवरेज बता रहा हूँ मैं। देखो कुछ बैचेज में 7 बच्चे ही पास हो जाते हैं, 5 भी पास हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज लूँ तो 10 में से 4 ही पास होते हैं। बेहतरीन रिजल्ट लोगे तो 5, जो कि इस बार हुआ था बेहतरीन रिजल्ट, बिकॉज एसवीपी इंस्टीट्यूट इस बार ये यूट्यूब चैनल जो आपका है वो इस बार फील्ड में था, और अगली बार भी हम इस रिजल्ट को इम्प्रूव ही करेंगे, बिकॉज जितना अच्छा नॉलेज उतना अच्छा रिजल्ट, जितनी अच्छी तैयारी उतना बेहतर रिजल्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अब वो आपको कुछ भी परसेंटेज दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 30% है
तो पक्का नहीं है कि आप फेल ही हो जाओगे। हो सकता है कि आपकी डिसेबिलिटी चेकिंग में आपकी परसेंटेज वहाँ 40 निकल आए, या आपको जो डॉक्टर्स का पैनल है वो इतना अच्छा मिले, या आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो, या आपका लक उस दिन अच्छा हो, तो आपको 40 मिल सकती है। और अगर आपको 40 मिल गई तो आपको PWD रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट लगता है वो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, वो सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आप रीवेरिफिकेशन जब करवाओगे, जब आपको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा जस्ट फॉर एडमिशन, तो वो एडमिशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो जाकर कॉलेज में सबमिट होगा। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और ना ही आपसे कोई ये पूछेगा यार तुम 30% हो, फिर तुम आए क्यों वेरिफिकेशन कराने, तुम्हारा तो 40 नहीं है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे ये बात। वो तो सिर्फ आपकी डिसेबिलिटी दोबारा से चेक करेंगे, और अगर आपकी ज़्यादा निकलेगी तो वो ज़्यादा देंगे। अच्छा, सारी बातें आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं किया है, अगर कर दिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि SVP इंस्टीट्यूट पर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम। अब वो JEE वाले बच्चों के लिए भी है और नीट वाले बच्चों के लिए भी है। तो खैर नीट वाले बच्चे होंगे जो अब तक देख रहे हैं इस वीडियो को। अगर आप किसी JEE वाले PWD बच्चों को जानते हो तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि प्रोसीजर वहाँ भी सेम है, प्रोसीजर वहाँ भी सेम है। बस वहाँ पर बेटा इंस्टीट्यूट जो है, उनके कॉलेज जो है, वहाँ पर डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए एक हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कुछ केसेस में IIT वालों को, JEE वालों को भी किसी अस्पताल में रेफर कर देते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है उस प्रोग्राम में यही है कि जिन बच्चों की डिसेबिलिटी कम है उन बच्चों को अपने सेंटर्स पर कैसे परफॉर्म करना है कि वो अपनी डिसेबिलिटी को इंक्रीज रख सकें। मतलब एलिजिबिलिटी वाले जो फैक्टर है उस तक पहुंच जाए। 30 है तो 40 कैसे स्कोर करना है वहाँ पे, और अगर 40 है तो डाउन नहीं आना है, फेल नहीं होना है। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक प्रिपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है ताकि आप एक बेस्ट सेंटर चूज़ कर सकें। 16 में से सारे सेंटर्स अच्छे नहीं होते, कुछ सेंटर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ सेंटर ईजी होते हैं। हर साल उन सेंटर्स का रिजल्ट बदलता है, तो आपका वो गाइडेंस कि आपको किस सेंटर विजिट करना है, डिसेबिलिटी आपकी क्या है, उसके हिसाब से भी सेंटर चूज़ किए जाते हैं। कितने बार चांस लेना है, अगर रिजेक्ट भी हो जाते हो तो उसके बाद क्या ऑप्शन है, मतलब काफ़ी हैं चीज़ें। और किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है ताकि आप फेल ना हो, कम है तो ज़्यादा हो, ज़्यादा है तो कम ना हो, तो किस तरह से आप मेंटेन करें और PWD कोटा को आप अवेल कर सकें। उसके लिए मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, PWD प्रोग्राम, प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर PWD कैंडिडेट्स। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, बाकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है ज्वाइन करने का। आप एज ए गोल्ड मेंबर ज्वाइन हो जाएं। क्लास संडे को होगी उसकी, फिर उसकी 4th क्लास इस बार संडे को होने वाली है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जल्दी उसमें इनरोल करें, बिकॉज जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा उस प्रोग्राम की जो फीस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी तो उसकी 300 रुपीज़ मंथ की फ़ीस है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। जिस हिसाब से आप एक MBBS सीट की अगर एक वैल्यू करें, अपने फ्यूचर की वैल्यू करें, तो 300 इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर। सो ध्यान से, और आई थिंक मैंने इस बड़ी प्रॉब्लम का एक बड़ा ही टेक्निकल और हर तरफ से घुमा हुआ सोल्यूशन आपको दे दिया है। बाकी अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कोई डाउट आपको आता है, तो क्या करना है, तो आप बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पर DM कर लेना, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा भी SVP इंस्टीट्यूट का भी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे 2026 जो नीट है उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स आ सकते हैं। जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन में है, मुझे लगता है कि 2026 में काफ़ी रिफॉर्म्स आ सकते हैं। 2025 मतलब इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसमें शायद आप बच जाएं। तो बेटा ये आपका लास्ट चांस भी हो सकता है, आप में से कई बच्चों का ये लास्ट चांस भी हो सकता है, बिकॉज PWD कैंडिडेट्स की कईयों की उम्र काफ़ी होती है। कुछ बच्चे कई अटैम्प्ट पहले दे चुके होते हैं और अब वो डिसेबिलिटी से जा रहे होते हैं, तो बच्चों आपका लास्ट अटैम्प्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करना है। दैट इज़ वाई मैंने बोला कि प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अगर आपकी 30% है, 20% है, तो भी आप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपके लिए पूरा चांस है और ये आपका लास्ट चांस भी हो सकता है। याद रखना, अगर लिमिट लग गई, एज लिमिट लगी, तो बहुत बच्चों का गेम ओवर होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बच्चों का गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। और अटैम्प्ट लिमिट लग गई तो भी, तो ये दोनों खतरे की चीज़ें हैं जो आगे होने वाली हैं। और भी काफ़ी चेंजेस हैं जो हो सकता है कि हमारे फेवर में ना जाएं। तो 2025 एक बेस्ट चांस होने वाला है, इसे वेस्ट ना करें। थैंक यू सो वेरी मच। ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब जगह सारी लिंक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में, बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं वहाँ डालता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।